हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों हम किसी भी स्टेट में या फिर टीजीटी पीजीटी लेवल पर आने वाली संस्कृत को कवर करते जा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हमारी संधियाँ कंप्लीट की। उसके बाद हमने हमारे छंदों को कंप्लीट किया। फिर हमने संस्कृत के हमारे जितने भी अलंकार है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हमने कर लिए हैं। उनके उदाहरण और उनके उनके लक्षण ये सभी आपको बता दिया है, और किस प्रकार से ये एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप सबको बता दिया गया है। ठीक है। और आज का जो हमारा अगला नेक्स्ट बिंदु है वो हमारा प्रत्यय है। आज हम संस्कृत के प्रत्यय कवर करेंगे और एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी प्रत्यय है वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जितने हम करवा देंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वो है जो किसी भी धातु या किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। ये आप सबको पता है कि उपसर्ग हमेशा ही शब्दों के आगे जुड़ते हैं। ठीक है। लेकिन प्रत्यय वो है जो हमेशा ही किसी धातु या किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए जहां पर उपसर्ग जोड़े जाते हैं, उपसर्ग संस्कृत के आप सबको पता है अपसम अनु अव निस निरदुस दुर वि आंग अधीन नि अति अपि परि उपसम सम, इस प्रकार से हमारे प्रत्यय होते हैं। ठीक है। जो ये प्रत्यय होते हैं वो हमेशा ही शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, समझ गए? ये तो होते हैं उपसर्ग का कार्य। उपसर्ग हमेशा ही शब्द के आगे जुड़ते हैं और जिस भी शब्द के आगे जुड़ते हैं उस शब्द के अर्थ को ही बदल देते हैं। लेकिन जो हमारा प्रत्यय है ये प्रत्यय क्या करता है? प्रत्यय हमारा प्रत्यय किसी भी धातु और शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। ठीक है। ये जो हमारे प्रत्यय है ये किसी भी धातु या किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, उसके अर्थ को विशिष्ट बना देते हैं। समझ गए? अब विशिष्ट क्या होता है? जैसे हम कोई धातु लेते हैं, हमारी धातु है पठ। ठीक है। और इस धातु का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है। अब इस पठ धातु में जब हम किसी प्रत्यय को जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो इसके अर्थ को नहीं बदलेगा। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग हमेशा ही शब्दों के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, अर्थ में ही परिवर्तन ला देते हैं। लेकिन ये अर्थ में परिवर्तन नहीं लाएगा, ये उस अर्थ को विशिष्ट बना देता है। तभी कहता है कि विशिष्टता ला देते हैं। उस धातु को या उस शब्द के अर्थ में जो है जुड़ करके उसमें विशिष्टता ला देता है, उसको एक प्रकार से विशिष्ट बना देता है। अब वो कैसे? जैसे हमने धातु ली है पठ, और अब हम इसमें पठ धातु में यदि हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, पठ धातु है, तुमन प्रत्यय है, तो इसको तुमुन प्रत्यय को जोड़ने के बाद हमारा जो शब्द बनता है वो बनता है पठी तुम। ठीक है। अब जो ये पठी तुम है ये बन गया तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद। पठ धातु थी, तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया, और तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद हमारा जो ये शब्द है ये बन गया पठी तुम। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है इसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए।
पढ़ने के लिए। ये जो हमारा इसमें अर्थ बन गया पढ़ने के लिए है। अब देखो यहाँ पर पढ़ है, पढ़ का क्या मतलब था, पढ़ना होता है, समझ गए, पढ़ना होता है। लेकिन देखो इसको एक विशिष्ट बना दिया इसने, तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद इसको विशिष्ट कैसे बना दिया। देखो अर्थ तो वही बता रहा है ये कि पढ़ना कार्य है कोई, लेकिन उसको विशिष्ट प्रकार से बना दिया कि पढ़ने के लिए। समझ गए, कार्य तो वही है पढ़ने का, लेकिन इसको विशिष्ट बना दिया है इस तुमुन प्रत्यय के कारण कि ये पढ़ने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो किसी भी धातु के या किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, उसके अर्थ को विशिष्ट बना देते हैं, अर्थ में परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ गए, उपसर्ग जो होते हैं अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अभी हमने उपसर्ग किए नहीं है, हम उपसर्ग करेंगे तब आपको उपसर्ग के बारे में सब बता देंगे। लेकिन आज का जो हमारा प्रकरण है वो क्या है, वो प्रत्यय है। अब आपको पता चल गया इसमें क्या होता है कि किसी भी धातु या किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं या उसे विशिष्ट बना देते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा है पठ प्लस में तुमुन, और इसका अर्थ बनता है पठी तुम, यानी कि पढ़ने के लिए। अब पढ़ने का जो कार्य है लेकिन इसको विशिष्ट बना दिया कि पढ़ने के लिए। वैसे पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना। समझ गए, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हमारे जितने भी प्रत्यय होते हैं जितने भी प्रत्यय हैं वो एक वर्ग के भी हो सकते हैं, एक अक्षर के भी हो सकते हैं और ज्यादा अक्षर के भी हो सकते हैं शेष बचने पर। जैसे आप लिख सकते हो प्रत्यय के बारे में, एक वर्ग का मतलब होता है कहीं पर तो एक अक्षर बचता है, एक मात्रा बचती है। जैसे हम लिख सकते हैं एक वर्ग का प्रत्यय। समझ गए, एक वर्ग का प्रत्यय में हमारा जैसे टाप है, टाप में आ बचता है। ठीक है, यत है, यत में आप सबको पता है कि यत में हमारा क्या बचता है, यत में हमारा यह बचता है। ठीक है, यह बच गया। अब आप देखो ये जो हमारा टाप है ये एक वर्ग का है क्योंकि ये तो हलंत है, ये तो गिना ही नहीं जाता, ये तो आधा गिना जाता है। लेकिन यहां पर देखो ये क्या है, ये टा, टा है। ठीक है, टा है तो ये एक वर्ग का हो गया। समझ गए, अब यहां देखो यत, ये आधा है लेकिन ये यह है, यह। समझ गए, तो और इसका शेष क्या बचता है, आ बचता है, इसका शेष क्या बचता है, यह बचता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि टाप प्रत्यय जोड़ने के बाद इसका जुड़ता क्या है, अंत में जुड़ता है आ। अब ये जो आ है ये एक वर्ग है, एक है, ये भी क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो प्रकार से आप कह सकते हो कि एक तो होता है एक वर्ग का प्रत्यय। एक वर्ग का प्रत्यय इसमें आप ले सकते हो कि कोई भी प्रत्यय हो जिसमें एक शेष बचता है या फिर अंत में आ या यह एक ही वर्ण जुड़ता है तो उसको आप एक वर्ग का प्रत्यय कहोगे। ठीक है, और हमारा अगला है जिसे हम वर्ण समूह के प्रत्यय कह सकते हैं। वर्ण समूह का प्रत्यय, अब ये वर्ण समूह का प्रत्यय का क्या मतलब होता है, इसमें तो एक वर्ग, यानी कि एक वर्ग कह सकते हो कि एक ही अक्षर पूरा कंप्लीट है इसमें, और इसका शेष भी एक ही वर्ण बचता है इसमें भी। ठीक है, तो एक वर्ण समूह, समूह का मतलब है एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन अक्षरों का कोई प्रत्यय हो। ठीक है, चार अक्षरों का कोई प्रत्यय हो। जैसे सानच है, अब इस सानच में आप देखो कि एक तो सा है, सा, और एक न है, यहां पर दो हो गए। तो इस प्रकार से ये वर्ण समूह हो गया, एक से ज्यादा है लेकिन दो है। समझ गए, तो सानस में हम सबको पता है कि हमारा आन शेष बचता है, आन। अब यहां पर भी आप देख सकते हो कि यहां तो आ बचा था, एक वर्ण बचा था, लेकिन यहां पर हमारे दो वर्ण बचे हैं, आन। समझ गए, और एक होता है हमारा कतवतु। ठीक है, एक कतवतु, ताउतु। ठीक है, और इसका
शेष बचता है तो, समझ गए। अब जो हमारा ये तवतु है ये आता है, इसको इसके कारण इसका उच्चारण पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इसे बोला जाता है तवतु। ठीक है, तवतु। तो इसका तवत शेष बचता है। अब यहाँ पर देखो कि आप यहाँ पर एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, ये तीन अक्षर आ गए, यहाँ पर तीन वर्ण आ गए। तीन तो वर्ण समूह का एक प्रत्यय हो गया और इसमें शेष क्या बचता है, तय और वय। ठीक है, ये पूरे अक्षर दो वर्ण हो गए, एक से ज्यादा है दो वर्ण हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि एक प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं, जिसमें तो एक वर्ग का प्रत्यय कह सकते हैं जिसमें हमारा एक ही वर्ण शेष बचता है और एक ही वर्ण का प्रत्यय होता है। और फिर वर्ण समूह का एक से अधिक हो, जिसमें दो या तीन या चार, फिर चार वर्ण हो सकते हैं, समझ गए। इस प्रकार से इनमें बचता भी, जैसे सानस है, ये तीन दो अक्षरों का एक क्या है प्रत्यय है, और इसमें बचता भी क्या है, दो अक्षरों का ही अंत में बचता है। जैसे इसमें सानच में आन बच गया, तवतु में तवत बच गया, शेष बच गया। अब इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि हमारे जो है प्रत्यय क्या होते हैं, एक वर्ग का प्रत्यय भी हो सकता है और वर्ण समूह का प्रत्यय भी हो सकता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और आपको एक बात पहले ही बता दी है कि ये क्या करते हैं, ये इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हो। परिभाषा तो वैसे तो मैंने लिखवा भी दी, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ। हमारे जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी धातु या किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में विशिष्टता ला देना ही क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक है, और विशिष्टता का क्या मतलब, जैसे पठ हमारी धातु है, वैसे तो इसका मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम ही लेकिन हम यहाँ पर तवा प्रत्यय लगाते हैं तो फिर देखना यहाँ क्या बन जाएगा। जैसे पठ है और तवा प्रत्यय लगा दिया यहाँ पर हमने। ठीक है, तवा प्रत्यय लगा देने के बाद आप देखो कि इसमें क्या शेष बचता है, इसमें ये पठितवा, इस प्रकार से हमारा ये बन गया, पठितवा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हर्षवय ई कैसे आ रही है, ये जब हम प्रत्यय करवाएंगे आपको, तवा प्रत्यय कराएंगे या सानच करवाएंगे या टाप है, यत है या तवतु प्रत्यय है, ये जब हम करवाएंगे आपको तब बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ई कैसे आ गया, इसका शेष यहाँ तवा बचता है। और पठ है, पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है, समझ गए। उसी प्रकार तवता, तवा प्रत्यय में पठितवा बन गया यहाँ पर, और पठितवा का मतलब होता है पढ़ करके, समझ गए, पढ़ करके। अब यहाँ पर आप देखो, पढ़ करके संबंधित तो उसी से है, समझ गए, उसी से संबंधित है, किससे, पढ़ाई से संबंधित है, लेकिन इसके अर्थ में विशिष्टता लाई गई है तवा प्रत्यय के कारण, तो यहाँ पर ये बन गया पढ़ करके, समझ गए। इस प्रकार से आपको समझना है कि हमारे जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ग का प्रत्यय ये हो गए, वर्ण समूह का प्रत्यय ये हो गए। ठीक है, ये तो उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर दो दो उदाहरण दिए हैं समझाने के लिए, वैसे तो बहुत से होते हैं। और जब आपको प्रत्यय करवाएंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि एक वर्ण का कौन सा प्रत्यय है या फिर वर्ण समूह का प्रत्यय कौन सा है। ये हमारा हमने बता दिया कि ये विशिष्टता ला देता है अर्थ को बिना परिवर्तन करे हुए। ठीक है, तो पठ धातु के साथ यदि तवा प्रत्यय लगाते हैं तो पठितवा बन गया, पढ़ करके। अब ये तो हमारा क्या होता है, ये तो हमारा किसी धातु के साथ संबंध, धातु के साथ जुड़ करके बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार हमने परिभाषा में बताया था कि ये किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है। अब धातु वाला तो हमने कर लिया है, लेकिन इसी प्रकार से यदि हम किसी शब्द का करें, जैसे वसुदेव प्लस में अण, ठीक है, ये अण हमारा प्रत्यय है, और अण प्रत्यय लगा देने के बाद वैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, एक शब्द है और अण प्रत्यय है, समझ गए। तो हमने बताया था कि किसी धातु या किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये वसुदेव है और यहाँ पर अण प्रत्यय है, धातु वाला हमने कर लिया है। अब ये देखो क्या है, ये एक शब्द है, तो ये जब इसके ये वसुदेव के साथ अण प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा वासुदेव है, समझ गए, वासुदेव बन जाएगा।
वसुदेव कौन थे? कृष्ण के पिताजी थे। और वासुदेव किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये स्वयं कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया गया है। समझ गए? तो कृष्ण के पिताजी का नाम वसुदेव और कृष्ण को कहा क्या कहा गया? वासुदेव। समझ गए? तो इस प्रकार से हमने शब्दों के साथ भी देख लिया है कैसे परिवर्तन होता है, धातु के साथ भी देख लिया कैसे परिवर्तन होता है। और आप सबको पता है कि हमारे जो प्रत्यय है वैसे तो मुख्य तो 3 प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय जिसे कृदंत कहते हैं, एक तद्धित प्रत्यय, ठीक है, और फिर स्त्री प्रत्यय। ये 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको मैं, आपकी इच्छा हो तो मैं बता सकता हूं कि सामान्यतः यदि एग्जाम में पूछ ले, यदि एग्जाम में पूछता है तो आपको 3 ही प्रत्यय बताने हैं। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछता है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में पूछता है तो आपको बताना है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको 5 प्रकार के बताता हूं। मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम में यदि पूछता है प्रत्यय कितने प्रकार के तो आपको 3 प्रकार के बताने हैं। मैं वैसे आपको 5 प्रकार के बताता हूं कि 5 प्रकार के कैसे होते हैं। एक तो होते हैं सुप प्रत्यय जिनको सुबंत भी कहते हैं। समझ गए? फिर होता है तिंग प्रत्यय जिनको तिंगंत भी कहते हैं। फिर होता है हमारा कृत प्रत्यय जिनको कृदंत कहते हैं। फिर होता है हमारा तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। फिर होता है हमारा स्त्री प्रत्यय। ठीक है, ये 5 प्रकार के यहाँ आपको बता दिए गए हैं। सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है, और स्त्री प्रत्यय। वैसे मुख्य यदि एग्जाम में पूछता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के हैं तो आपको ये 3 ही बताने हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय जिनको कृदंत कहते हैं, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। समझ गए? ये आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए मैं वैसे बता रहा हूँ। सामान्यतः आपको यदि आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि सुप प्रत्यय कौन से होते हैं जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं, वो सुबंत होते हैं। जैसे आप सबको पता है हमने सु औ जस, सु औ जस अम औट सस, सु औ जस अम औट सस, टा भ्याम भिस, गे भ्याम भैस, ठीक है, घस भ्याम भैस। इस प्रकार से जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो सुबंत कहलाते हैं और ये शब्दों के साथ जुड़ करके उनको पद बनाते हैं। समझ गए? शब्दों के साथ जुड़ करके उनको पद बनाते हैं। और ये जो हमारे सु औ जस अम औट सस ये 21 प्रकार के होते हैं। 21 होते हैं, ये 21 होते हैं। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में कभी भी किसी भी शब्द का बिना पद बनाए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये संस्कृत की कंडीशन होती है। यदि किसी शब्द का आपको संस्कृत में प्रयोग करना है तो उसका पद बनाना पड़ेगा। और किसी शब्द के साथ ये सौ और जस जोड़ने पर जो 21 प्रकार के होते हैं ये उसको पद बना देते हैं, पद। ठीक है, तो शब्दों को पद बनाने में जो 21 प्रकार के हमारे सु औ जस अम औट सष्टा भ्याम भिस गे ये जितने प्रकार के हमारे प्रत्यय होते हैं जिनको हम सुप कहते हैं या फिर सुबंत कहते हैं ये 21 होते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई राम शब्द है, ठीक है, ये एक हिंदी का शब्द होता है राम, लेकिन एक शब्द है ये, लेकिन जब हम इसका संस्कृत में प्रयोग करेंगे तो इस शब्द को हम पद बना करके इसका प्रयोग करेंगे। और जब हम इसके साथ सु प्रत्यय जोड़ते हैं, सु प्रत्यय जोड़ने पर तो ये एक पद बन जाता है और फिर प्रयोग किया जाता है राम है। ठीक है, राम है। सु एक क्या है? शब्द है। ये हिंदी का एक कह सकते हो, हिंदी का एक शब्द है। और हिंदी के शब्दों को संस्कृत में प्रयोग करने के लिए
जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो प्रत्यय होते हैं सुप, जिनको हम सुबंत कहते हैं। ठीक है, तो राम सु, ये राम क्या है, एक शब्द है, और सु प्रत्यय यानी कि सुप प्रत्यय, सु प्रत्यय लगा करके इसको राम है, राम है बनाया गया, एक पद बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया हमारा, ये जो सु प्रत्यय है ये 21 प्रकार के होते हैं, सुप जो हमारे प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो राम है बन गया। और जो तिगंत होते हैं, तिगंत ये हमारा 18 प्रकार के होते हैं, जिसमें 18 प्रकार के होते हैं, और 18 प्रकार को 9 भागों में बांट दिया गया है। एक तो होता है परसमयी पदे, परसमयी पदी, और एक होता है आत्मनेयी पद, आत्मनेयी पद। ठीक है, परसमयी पद 9 प्रकार की होते हैं, और आत्मनेयी पद भी हमारी 9 प्रकार की होती हैं। कुल मिलाकर ये 18 प्रकार की होती हैं। समझ रहे हो? परसमय पद में हमारा तिप तस जी, शिप थस है। ठीक है, ये हो गए तिप तस जी, समझ गए, ये हमारे 9 प्रकार के हैं। और फिर आत्मनेय पद तय अताम धवम। ठीक है, तय अताम, इस प्रकार से जो हमारे आत्मनेय पद के 9 प्रकार के वो हैं, और 9 ही प्रकार की परसमय पद है, 9 ही प्रकार के हमारे आत्मनेय पद हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे थे ना, सुप किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और तिगंत किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए जब हम परसमय पद या आत्मनेय पद 18 प्रकार की इन धातुओं का प्रयोग करते हैं तो ये तिगंत कहलाते हैं। समझ गए? तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय क्या होता है, ये धातुओं के साथ लगते हैं। समझ गए? ये धातुओं को, ये तो क्या है, शब्दों को पद बनाने के लिए सुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शब्दों को पद बनाने के लिए सुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या करता है, तिंग प्रत्यय, ये धातुओं को पद बनाने के लिए तिंग प्रत्यय का प्रयोग करता है। लेकिन जो हमारे ये कृत प्रत्यय होते हैं ये भी धातुओं के साथ लगते हैं। तो अब आप ये मत सोचना कि ये भी धातुओं के साथ लगते हैं और ये भी धातुओं के साथ लगते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन कर दी है इसने, ये कृत प्रत्यय ये कहता है कि तिंग प्रत्यय को छोड़ करके, तिंग प्रत्यय को छोड़ करके धातुओं के साथ जितने भी प्रत्यय लगते हैं वो कृदंत होते हैं। समझ गए? ये हमारे तिंग प्रत्यय होते हैं। 9 प्रकार के हमारे परसमय पद धातु हैं और 9 प्रकार के हमारे आत्मनेय पद धातु हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि कृत जो प्रत्यय होते हैं, कृत जो प्रत्यय होते हैं वो तिंग प्रत्यय को छोड़ करके धातुओं के साथ जितने भी प्रत्यय फिर लगेंगे वो हमारे कृदंत कहलाते हैं। समझ गए? ये हमारे होते हैं कृदंत। और इसी प्रकार ये ऐसे हैं तद्धित प्रत्यय, ये कहता है कि शुभ प्रत्यय को छोड़ करके, शुभ प्रत्यय को छोड़ करके धातुओं के साथ लगने वाले प्रत्यय हमारे जितने भी बच गए वो क्या होते हैं, वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। और स्त्री प्रत्यय क्या होता है, स्त्री प्रत्यय वो होते हैं जो स्त्री के नाम से ही पता चल रहा है, स्त्री के नाम से ही पता चल रहा है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ही, समझ गए, जो हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे स्त्रीलिंग प्रत्यय होते हैं। जैसे है डाप, चाप, गाप, गिप, गी, गिस, उंग और ती। ठीक है, ये 8 प्रकार के प्रत्यय होते हैं स्त्री प्रत्यय। और ये क्या करते हैं, ये पुल्लिंग जो हमारे शब्द होते हैं उनको क्या है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है, तभी इनको क्या कहते हैं, तभी इनको स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। समझ गए? तो शुभ प्रत्यय क्या होते थे, शुभ प्रत्यय हमारे क्या है कि शब्दों को पद बनाने के लिए शुभ प्रत्यय जोड़ा जाता है। तिंग प्रत्यय क्या है, धातुओं को पद बनाने के लिए तिंग प्रत्यय को जोड़ा जाता है। कृत प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय वो होते हैं, ये कहता है कि तिंग प्रत्यय को छोड़कर, ये कृत प्रत्यय कहता है कि तिंग प्रत्यय को छोड़ करके, जहां पर तिंग प्रत्यय लगते हैं उनको छोड़ करके और धातुओं के साथ जितने भी क्या लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं, उन शब्दों के साथ लगते हैं जहां पर शुभ प्रत्यय नहीं लगते हैं, तो वहां पर क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है।
स्त्री प्रत्यय क्या होता है? स्त्री प्रत्यय वो होते हैं कि किसी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या होता है कि हमारे स्त्री प्रत्यय होते हैं। अब स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, तद्धित कितने प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, ये हम जब हमारा ये करेंगे ना प्रत्यय तब बताते चलेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैं पहले बता रहा हूँ, यदि एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि हमारे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 3 प्रकार के प्रत्यय बताने हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, कृदंत होता है, एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है हमारा स्त्री प्रत्यय। समझ गए? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी तक यही देखा है कि प्रत्यय हमारा प्रकरण चला हुआ है। प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी भी धातु या किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में विशिष्टता ला देना ही क्या होता है? प्रत्यय कहलाता है। समझ गए? और प्रत्यय हमने देखा कि एक वर्ग वाले प्रत्यय भी हो सकते हैं, जिनको एक वर्ण वाला कह सकते हो आप, या फिर वर्ण समूह वाले प्रत्यय भी हो सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि प्रत्यय आपको यदि एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको 3 प्रकार के प्रत्यय बताने हैं, जिसमें एक तो होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय और एक होता है हमारा स्त्री प्रत्यय। समझ गए? कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? ये कहता है कि कृत प्रत्यय किसी भी धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। अब धातुओं के साथ तो क्या लगते थे? जब हमने सुप और तिगंत किया तो वो भी तिगंत जो प्रत्यय हैं वो भी धातुओं के साथ लगते हैं, लेकिन हमने वहाँ क्या अंतर देखा? ये कृत प्रत्यय कहता है कि तिंग प्रत्यय को छोड़ करके धातुओं के साथ लगने वाले जितने भी प्रत्यय हैं वो हमारे कृत प्रत्यय हैं। समझ गए? उसके बाद हमने तद्धित प्रत्यय देखा था। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? ये कहता है कि शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, लेकिन शब्दों के साथ तो सुप प्रत्यय भी लगते हैं। फिर ये कहता है कि सुप प्रत्यय को छोड़ करके क्या होता है? जितने भी प्रत्यय शब्दों के साथ लगते हैं वो क्या होता है? हमारा तद्धित प्रत्यय होता है। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने स्त्री प्रत्यय देखा। स्त्री प्रत्यय क्या होता था? ये कहता है कि पुल्लिंग शब्दों को, जितने भी हमारे पुल्लिंग शब्द है उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय हमारे कहलाते हैं। वैसे मैंने आपको 5 प्रकार के प्रत्यय बताए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि एग्जाम में पूछता तो आपको 3 प्रकार के बताने हैं। ठीक है? हमने 5 प्रकार के किया है। सुप प्रत्यय, ठीक है, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है? ये 5 प्रकार के किए हैं। सुप प्रत्यय किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए सुप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तिंग प्रत्यय किसी भी धातु को पद बनाने के लिए तिंग प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कृत प्रत्यय किसी धातु के अंत में जुड़ने वाले तिंग प्रत्ययों को छोड़कर के सभी प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ करके सुप प्रत्ययों से अतिरिक्त जितने भी प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यय होते हैं। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अज है, अज, ये अज हमारा पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो एक टाप प्रत्यय लगाया जाता है। टाप, ठीक है, टाप प्रत्यय, अज प्रत्यय में टाप प्रत्यय जब लगाया जाता है तो ये बन जाता है स्त्रीलिंग, अजा। ठीक है? अजा। इस प्रकार से हमारा स्त्री प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय। यदि आपको एग्जाम में पूछता है तो आपको सिर्फ ये 3 ही प्रत्यय बताने हैं कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो अब हम 3 प्रकार के प्रत्यय बताए थे, कृत, तद्धित और स्त्री। ठीक है? तो सबसे पहले हम तद्धित प्रत्यय करेंगे। ठीक है? तद्धित प्रत्यय बिल्कुल ही आसान है। यदि आप तद्धित प्रत्यय को समझ गए
तो आप कृत प्रत्यय समझ जाओगे। यदि आप कृत समझ गए तो आप स्त्री प्रत्यय को समझ जाओगे। तो आज का जो हमारा प्रत्यय होगा वो कौन सा है, वो है तद्धित प्रत्यय। समझ गए। तो अब हम तद्धित प्रत्यय करेंगे। आप सबको पता है कि तद्धित प्रत्यय हमारे कौन से होते हैं, शब्द से होने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। और तद्धित प्रत्यय जो हमारा है तद्धित प्रत्यय, समझ गए। हमारा जो तद्धित प्रत्यय है ये जो हमारा तद्धित प्रत्यय है, इसमें ये क्या होता है कि ये 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है। मतुप है, तल है, तव है, त्रप है, तमप है। ये एक प्रमुख है, विशेष है। तो पहला होता है मतुप, समझ गए। मतुप है, तल है, मतुप है, तल है, तरप है, तमप है और तवम। मतुप है, ठीक है। मतुप हो गया, तल हो गया, तरप हो गया, तमप हो गया, तरप हो गया, तमप हो गया, और एक रहता है हमारा तव, तव प्रत्यय, तव। ठीक है। तो मतुप, तल, तरप, तमप और तव, ये जो हमारे प्रमुख प्रत्यय है, विशेष प्रत्यय है, और एग्जाम में इन्हीं में से पूछता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मतुप करेंगे। ठीक है। फिर तल है या फिर तरप है या तमप है या तव है, इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है। तो मतुप प्रत्यय है, और आपको पता होना चाहिए कि मतुप प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होता है, और तद्धित प्रत्यय हमेशा ही किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये तद्धित प्रत्यय हमेशा ही शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। कृत प्रत्यय हमेशा ही धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। स्त्री प्रत्यय हमेशा ही पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय को जोड़ा जाता है। तो इसमें एक सूत्र भी होता है जो हमारा मतुप प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय करेंगे आज हम। मतुप प्रत्यय, इसका मतुप प्रत्यय का एक सूत्र होता है, इसका सूत्र है, यहां लिख देते हैं हम। सूत्र का नाम है तद शया अस्मिन् नीति, तद शयास्मिन् नीति मतुप। ठीक है। तो ये सूत्र का नाम है। जहां पर भी मतुप प्रत्यय लगता है वहां पर आपको यदि ये सूत्र याद हो गया तो आपको समझ लो कि ये मतुप प्रत्यय याद हो गया। तो तद शयास्मिन् इति मतुप, तद शयास्मिन् इति मतुप, ये कहता है कि तद अस्य अस्मिन्, इसमें, अस्मिन् इति मतुप, इसमें है। यहां पर जो मतुप प्रत्यय है यह कहता है कि तद अस्य, यह इसका, अस्मिन् इति या फिर इसमें है। यदि आपको कहीं पर भी ऐसे अर्थ मिल जाए, यदि आपको कहीं पर भी ऐसे अर्थ मिलते हैं कि यह इसका है या फिर यह इसमें है, यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा तदस्य, यह इसका है, अस्मिन् इति या फिर यह इसमें है। यदि आपको यहाँ पर ऐसे कहीं पर भी ऐसे अर्थ मिलते हैं, आप जातिवाचक या भाववाचक अर्थ कह सकते हो इनको। जहाँ पर भी आपको जातिवाचक या भाववाचक ऐसे शब्द मिलते हैं जहाँ जिनका मतलब ये होता है कि यह इसका है या फिर यह इसमें है, तो वहाँ पर आपको हमेशा ही मतुप प्रत्यय मिलेगा। समझ रहे हो। तद्यस्यास्मिन् इति मतुप, तद्यस्यास्मिन् इति मतुप, यह इसका है या उसमें है। आप इसका अर्थ लिख सकते हो, यह इसका है या उसमें है, यह इसका है या उसमें है। इस अर्थ में
जातिवाचक यह इसका है या उसमें है, इस अर्थ में जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का बोध कराने, जहां संज्ञा का शब्द का ये कहता है कि यह इसका है या उसमें है, इस अर्थ में जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए, संज्ञा शब्द बनाने के लिए मतुप प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। समझ गए आप? तदस्यास्मिनिति मतुप, तदस्यास्मिनिति मतुप, इस सूत्र का अर्थ है कि तदस्यास्मिनिति, तदस्या यह इसमें है, अस्मिनिति या फिर यह इसका है या फिर उसमें है। समझ गए? तो यह इसका है या फिर उसमें है, इस अर्थ में जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको कोई जातिवाचक या भाववाचक शब्द बनाना है, समझ गए, तो आपको मतुप प्रत्यय लगाना है किसी शब्द के साथ। समझ गए? तो आपको समझना है, यदि हमने यह इसका है या फिर यह उसमें है, यह इसका है या फिर यह उसमें है, इस शर्त का जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए क्या होता है, मतुप शब्द का, मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह इसका है, मान लेते हैं ये क्या है, मार्कर है ये, ठीक है, तो यह कहूंगा कि यह इसका है या फिर यह इसमें है, ये जातिवाचक है, मार्कर है। मार्कर किसका प्रयोग संबोधन करवाता है? मार्कर का नाम लेते ही सभी मार्करों का प्रयोग ध्यान में आता है, कोई स्पेशल तो है नहीं, तो मार्कर है, ये एक जाति का बोध करवाता है। तो यह इसका है या फिर इसमें है। यदि ऐसे जातिवाचक संज्ञा शब्द बनाने हैं आपको और उनमें क्या अर्थ होना चाहिए कि यह इसका है या उसमें है, तो मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? आप आगे आगे समझ जाओगे जब हम उदाहरण करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सूत्र याद रखना है आपको मतुप का, तदस्या अस्मिनिति मतुप, यह इसका है या उसमें है, इस अर्थ में जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और मतुप का मतलब हमेशा ही इसका अर्थ क्या निकलेगा, किसी शब्द के साथ निकालने के बाद, किसी शब्द के साथ लगाने के बाद, वाला या वाली, ठीक है, वाला या वाली, ये ऐसा अर्थ निकलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें और कंडीशन है इसकी मतुप प्रत्यय की, वो भी हम कर ही लेते हैं। एक तो बात ये याद रखनी है कि मतुप प्रत्यय जहां लगेगा वहां पर जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो वाला और वाली इसका अर्थ निकलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक कंडीशन क्या होती है, ये होती है कि आपको पता है कि मतुप से हमेशा ही शेष क्या बचता है, मतुप लगाने पर शेष बचता है, मतुप से शेष बचता है, शेष बचता है इसका। जहां पर मतुप प्रत्यय लगाया जाता है वहां मतुप को पै के भी इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, ऊ का भी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो इसका शेष क्या बचता है, इसका शेष बचता है मत, ठीक है, मत बचता है। समझ गए? मत बचता है। और आप देखोगे कि जहां पर मतुप प्रत्यय लगा है और मतुप का जहां पर मत बचा है, कहीं कहीं पर आप देखोगे कि मत, जो ये मत बचा हुआ है, मत के मैं को, मत का जो मैं है, मत के मैं को
कभी कभी क्या हो जाता है, वह हो जाता है, वह हो जाता है। आप देखोगे जहां पर भी आप मतु प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हो, वहां पर आप देखोगे कि मत के स्थान पर मैं, मत का जो मतों से जो मत शेष बचता है और उस मत में जो मैं होता है, कभी कभी आप देखोगे कि मैं के स्थान पर वह हुआ मिलेगा। अब ये मैं के स्थान पर वह कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या कंडीशन होती है, वो अब हम आपको बताएंगे। तो यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूं। कभी कभी ऐसे जैसे ये मत है तो वत हो जाता है, मत को वत हो जाता है, ठीक है। जैसे एक तो होता है शक्तिमान। अब जो यहाँ पर जो मतु प्रत्यय लगा है, यहाँ पर तो क्या है, मैं ही बचा हुआ है। अब आप ये समझोगे कि यहाँ पर बचना तो मत चाहिए था, मान कैसे होगा, ये हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन आपको अभी समझना है कि शक्तिमान में मैं बना हुआ है, ठीक है। और कहीं पर आप देखोगे रूपवान। अब जो ये शब्द है, इसमें देखो मैं को वह हो गया है, समझ गए। कहीं पर तो आपको मैं क्या मिलेगा, मैं मत का मैं ही मिलेगा, और कहीं कहीं आपको मत का क्या मिलेगा, वह मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर शक्तिमान में क्या है, शक्तिमान में मैं है, और रूपवान में क्या है, रूपवान में मैं को वह हो गया तो रूपवान, ठीक है। ये इस प्रकार से बदलेगा। तो इसके मत के वत हो जाने के कुछ नियम है, वो हम लिखेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप हेडलाइन ऐसे लिख सकते हो कि मत को वत बनाने के नियम। आप इस तरह से हेडलाइन लिख सकते हो कि मत को वत बनाने के नियम। इसमें क्या कुछ नियम होते हैं। पहला इसका नियम हम लिखते हैं कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में या उपधा में, किसी शब्द के अंत में या उपधा में यदि ए, आ और हलंत वाला मैं कोई शब्द है और उस शब्द के अंत में हो या फिर उपदा में हो। उपदा क्या होता है, संस्कृत पढ़ने वालों को उपदा का पता होता है। यदि नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि उपदा क्या होता है। जैसे किसी शब्द, हम कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ देखते हैं ये नियम है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, अंत इसका क्या है, मैं है। और उपदा क्या होता है, अंत क्या होता है, अंत वाला तो अंतिम अक्षर हो गया, इसके नाम से पता चल रहा है अंत, तो अंतिम अक्षर हो गया। उपदा क्या होता है, उपदा क्या होता है, जो अंतिम से पहले होता है ना, सेकंड लास्ट, इंग्लिश में जिसको सेकंड लास्ट बोलते हैं, उसको हिंदी में उपदा, संस्कृत में क्या बोलते हैं, उपदा बोलते हैं। और उपदा हमेशा ही जो अंत में सब वर्ण होता है उससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला, तुरंत पहले वाला, जो अंत में होता है उससे पहले वाला हमेशा ही उपदा कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, किसी शब्द के अंत में या उपदा में यदि ए, आ, मैं, ए हो, आ हो या मैं हो, वर्ण हो तो मैं को
वह हो जाता है, वह, मैं को वह हो जाता है। समझ गए? कोई भी शब्द है और उस शब्द के अंत में यदि अंत में या उपधा में ए, आ, मैं, ये तीन वर्ण हो तो मैं को वह हो जाता है, मैं को वह हो जाता है। जैसे जैसे पयस, पयस है, कोई शब्द है ये, ठीक है, पयस हो गया, रूप हो गया, पयस हो गया, रूप हो गया, उसके बाद माला, लक्ष्मी, माला हो गया, लक्ष्मी हो गया, या फिर सम हो गया, ठीक है, या फिर दंड हो गया। बहुत से प्रकार के होते हैं। अब ये देखो, आपको यहाँ जैसे उदाहरण है ये कि किसी शब्द के अंत में या उपधा में ए हो, आ हो, मैं हो, ये तीन वर्ण हो तो मैं को वह हो जाता है। ये मैं क्या है? ये मैं जो मतुप से मत बचता है, यहाँ आप लिख सकते हो शेष, मतुप का शेष मत लगता है और कहीं कहीं वत हो जाता है, ठीक है, तो मैं को वह हो जाता है। जैसे पयस है, मैंने कहा कि उपधा में, अब आप देखो यहाँ अंत में क्या है, अंत में तो इसके हलंत वाला स है, अंत में तो इसके ए, आ, मैं, इन तीनों वर्णों में से कोई भी नहीं है। लेकिन उपधा जो होता है ये उपधा है, कहा है उपधा में, उपधा के अंदर क्या है, इस ये में ए है, तो यहाँ पर ए है, ठीक है, तो ए आ गया। यहाँ पर देखो रूप, अंत में क्या है, पै में ए है। माला, माला के अंत में आ है, आ, ठीक है, आ वाला आ गया। लक्ष्मी, उपधा में क्या है, उपधा में मैं है, मैं, उपधा में मैं है। यदि इस दीर्घ ई को अलग करोगे ना, इसका संधि विच्छेद करोगे तो हलंत वाला मैं बचेगा। और फिर देखो सम, सम, सम में अंत में क्या है, अंत में हलंत वाला मैं यानी कि मैं है। अब दंड, दंड में देखो ये जो दंड में ड है इसमें क्या है, ए है, समझ गए? तो इस प्रकार से ये कहता है मतुप का जब हम प्रयोग करते हैं किसी शब्द के अंत में तो कहीं कहीं पर हमें मत के स्थान पर वत दिखाई देता है, यानी कि मैं के स्थान पर वह दिखाई देता है। तो इसकी कुछ कंडीशन है जिसमें हमने पहला नियम लिखवाया है कि यदि किसी शब्द के अंत में या उपधा में, किसी शब्द के अंत में या उपधा में ए, आ, मैं, ये तीन प्रकार के वर्ण मिलते हैं तो मत को वत हो जाता है, यानी कि मैं को वह हो जाता है। उदाहरण भी हमने लिखवाया है, पैस है, रूप है, दंड है, माला है, लक्ष्मी है। इस प्रकार से बहुत से शब्द है, बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे आपको, ठीक है, हम लिखवा भी देंगे आपको जहाँ जहाँ मतुप प्रत्यय लगा है। तो ये कंडीशन समझ गए आप, पहली कंडीशन थी इसकी, पहला इसका ये नियम था। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इसका हम सेकंड नियम लिखेंगे हम। ये क्या कहता है आगे, इसका सेकंड दूसरा नियम है कि किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में क्या हो, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ग क्या होते हैं,
ये वर्ग आप सबको पता है, संस्कृत पढ़ने वालों को वर्गों का पता होता है। हमारे 5 वर्ण होते हैं जिनको हम उदित कहते हैं, यानी कि कु चू टू तू पू 5 प्रकार के होते हैं जिनको, या फिर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस प्रकार से बोला जाता है। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहता है, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यदि ये 4 वर्ण होते हैं और किसी भी शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वर्ण पाए जाते हैं तो वहां पर मत को वत हो जाता है, वत हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पर कि पहला, दूसरा, तीसरा, जो पहला नियम लिखा था उसमें क्या था, किसी भी शब्द के अंत में या उपधा में, वो 2 जगह पे कह रहा था कि किसी शब्द के अंत में हो या फिर उपधा में हो। समझ गए? क्या हो, 3 वर्ण हो, ए, आ और मैं। पहले वाली ये कंडीशन थी, ये 3 वर्ण ए, आ, मैं, या तो किसी शब्द के अंत में हो या किसी शब्द की उपधा में हो। ये जो हमारा दूसरा नियम है ये कहता है कि सिर्फ अंत में हो, शब्द के सिर्फ अंत में हो, उपधा में नहीं, सिर्फ अंत में हो। और क्या हो, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वर्ण होते हैं तो वहां पर मत को वत हो जाता है, यानी मतुप प्रत्यय का जो शेष मत बचता है वहां पर ऐसी कंडीशन हो जाने पर मत को वत हो जाता है। ठीक है। और अब उदाहरण तो बहुत से हैं इसके, ठीक है। वो उदाहरण तो जब हम उदाहरण करेंगे तो आपको बताते रहेंगे, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसमें इसके ये 2 ही रूल थे, जहां जहां आपको वान हो या मान हो, ठीक है। तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है इसमें कि मतुप प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों ही लिंगों में चलते हैं या फिर पाए जाते हैं, तीनों ही लिंगों में पाए जाते हैं। तीनों ही लिंगों का मतलब होता है, एक तो होता है पुल्लिंग, ठीक है, एक होता है हमारा स्त्रीलिंग, ठीक है, और एक होता है हमारा नपुंसकलिंग। समझ गए? नपुंसकलिंग। मतुप प्रत्यय जहां लगा दिया जाता है वो शब्द क्या होते हैं, तीनों ही लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भी चलता है वो, स्त्रीलिंग में भी चलता है वो, और नपुंसकलिंग में भी चलता है वो, ठीक है। तो कैसे चलता है, जैसे हम मान या वान यही बचता है, समझ रहे हो? यही बचता है, एक तो मान बचता है, एक वान बचता है। मतुप का मत को मान हो गया और वान हो गया, ठीक है। जैसे
कोई शब्द लेते हैं हम, श्रीमान, और एक हो गया गुणवान। समझ गए? एक होता है श्रीमान और एक होता है गुणवान। अब देखो, आप क्या होता है, यहां पर जो मतु प्रत्यय लगा है और यहां पर मत का मैं ही रह गया। अब आप यहां कंडीशन देखोगे कि यहां पर ना तो इस श्री शब्द के अंत में क्या है, ना तो अंत में ए है, ना आ है, ना मैं है, ठीक है, और ना ही इसके अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वर्ण है। दोनों ही कंडीशन नहीं मिल रही श्री शब्द में, ठीक है, नहीं है, दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, नहीं कोई भी कंडीशन नहीं है। तो यहां पर देखो कि क्या रह गया, यहां पर वन नहीं हुआ, यहां पर मान रह गया, तो श्रीमान बन गया। गुणवान, अब कोई शब्द होता है गुण, ठीक है, गुण शब्द होता है, लेकिन इस गुण के नए में ए है, नए में ए है, और पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई, ए है अंत में, ठीक है, अंत में ए है, तो मैं को यहां पर वह हो गया, और तो ये बन गया गुणवान, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या था, ये तो हमारा पुल्लिंग का था, श्रीमान हो गया, गुणवान हो गया, और इन्हीं शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा, ये मति और वती, ठीक है। तो यही शब्द स्त्रीलिंग में कैसे बनेंगे, श्रीमती, और गुणवान क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में, गुणवती, ठीक है। तो मति वती, समझ रहे हो, यहां पर क्या बन गया, यहां पर श्रीमती बन गया, यहां पर गुणवती बन गया। और नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में आप सबको पता है कि मत और वत ऐसे बनेगा। तो ये श्रीमान क्या है, पुल्लिंग का है, ये श्रीमती स्त्रीलिंग का है, और नपुंसकलिंग में ये कैसे बनेगा, ये बनेगा श्रीमत, और ये बड़ा कैसे बनेगा, ये बनेगा गुणवत, मत वत, मत वत। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो श्री शब्द है, श्री शब्द में ना तो क्या है, पहली कंडीशन कंप्लीट है, ना ही सेकंड है। पहली कंडीशन क्या थी कि किसी शब्द के अंत में क्या हो, ए हो, आ हो या मैं हो, ये तीन वर्ण हो, अंत में हो या फिर उपदा में हो, तीन वर्ण, तो क्या हो जाएगा, मत को वत हो जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम था कि किसी भी शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चार वर्ण हो, तो वहां पर मत को वत हो जाता है। श्री शब्द में हमें ये कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए, तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर मत रह गया, मत मत, ठीक है। लेकिन गुणवान जो शब्द है, ये जो गुण है, इस गुण में मतु प्रत्यय लगा, लेकिन इस गुण में मतु प्रत्यय लगा, लेकिन उस गुण में ए है, ए होने के कारण मत को वत हो गया, तो ये बन गया गुणवान। ये इसी तरह यहाँ पर गुणवती और यहाँ पर वत, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मतु प्रत्यय की एक और विशेषता रहती है, वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे उदाहरण रह जाएंगे मतु प्रत्यय। तो इसकी क्या विशेषता है, विशेषता क्या है, इसका एक विशेष नियम है, वो आपको उसका पता होना बहुत जरूरी है। यदि आपको कहीं पर भी यव हो, भूमि हो, कृमि हो, उर्मी हो, यव, भूमि, कृमि, उर्मी, गुरुत, ठीक है, गुरुत हो,
या फिर आपको विदुष, विद्वस, या आगे चलकर विदुष इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, यदि आपको ये शब्द मिल जाते हैं मतु प्रत्यय में, मतु प्रत्यय में यदि आपको ये शब्द मिल जाते हैं, विद्वस हो, विदुष, विद्वस का विदुष बन जाता है आगे चल करके। ठीक है, यदि आपको ये शब्द मिल जाते हैं कि यव, भूमि, कृमि, उर्मी, गरुत, विद्वस, ये इसी का रूप होता है, ये आगे चल करके विदुष बन जाता है। यदि आपको ये शब्द मिल जाते हैं, ये शब्द मिल जाते हैं, तो मतु प्रत्यय में यहां पर मत को वत नहीं होगा। कंडीशन पूरी है इसकी। अंत में यव के अंत में क्या है, अ है, यहां पर उपधा में मैं है, यहां पर भी उपधा में मैं है, यहां पर भी उपधा में मैं है। गुरुत, ये जो तय है ये किस वर्ग का पहला वर्ण है, ये हमारे तय वर्ग का पहला वर्ण आ गया। और जो दूसरा नियम क्या बताया था कि किसी भी वर्ग का, किसी भी शब्द के अंत में क्या हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वर्ण हो तो वहां पर मत को वत हो जाता है। लेकिन यहाँ जो ये शब्द है गुरुत, यहाँ पर अंत में क्या है, तय वर्ग का पहला वर्ण है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर मत को वत नहीं होगा। विद्वस या विदुष, अब जो ये शब्द है विद्वस या विदुष, ये आपको याद रखना है। सिर्फ ये एक ऐसा शब्द है कि जहां पर ये होगा वहां पर भी मत को वत नहीं होगा। यहाँ पर तो ये कंडीशन है कि यहाँ पर अंत में अ है, यहाँ पर उपधा में मैं है, उपधा में मैं है, उपधा में मैं है, और अंत में क्या है, अंत में हमारा तय वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, यदि ये शब्द मिल जाते हैं आपको, यव, भूमि, कर्मी, उर्मी, गुरुत, विद्वस या विदुष, ये शब्द मिल जाते हैं, यहाँ पर कंडीशन तो पूरी है। लेकिन यहाँ पर ये कहता है यदि ये विशेष प्रकार के शब्द हैं, यदि आपको ये शब्द मिल जाते हैं तो वहाँ पर मत को वत नहीं होगा। और सभी जगह पर यदि ये कंडीशन पूरी हो जाती है मत को वत करने की, 2 नियम बताए थे, यदि वो पूरी कंडीशन है तो वहाँ पर मत को वत हो जाता है। लेकिन इन शब्दों में यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर मत को मत ही रहता है, मत को यहाँ पर वत नहीं होता है। समझ गए? जैसे यवमान है, यवमान के साथ यदि आप मतु प्रत्यय लगाते हो तो यवमान ही बनेगा, यवमान बनेगा, न कि यववान। ठीक है, इसी प्रकार भूमि है तो भूमि मान बनेगा, भूमिमान। गुरुत्वान, गुरुत्मान, विद्वान। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये समझना है। आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 ये विशेष अक्षर हैं 5 और एक ये। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना है। यदि आपको कहीं पर भी विध्वंस या विदुष ये शब्द मिल जाते हैं और आप मतुप प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर मतुप को वत नहीं होगा, वहां पर मतुप को मत ही रहेगा। ठीक है, और ये 5 अक्षर, 5 शब्द और एक ये। ठीक है, यदि आपको ये मिल जाते हैं कहीं पर और वहां पर यदि आप क्या कर रहे, वहां पर आप यदि मतुप प्रत्यय लगाते हो तो वहां मतुप प्रत्यय को मत ही रहता है, वहां पर मत को वत नहीं होता है। समझ गए? मत को वत करने के हमने 2 नियम बताए थे कि किसी शब्द के अंत में या उपधा में यदि आपको क्या मिल जाए, ए, आ और मैं, ये 3 वर्ण मिल जाते हैं तो वहां पर उस शब्द को मत के स्थान पर वत हो जाता है। ठीक है, और दूसरा नियम बताया था यदि किसी शब्द के अंत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 वर्ण मिल जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मत को वत हो जाता है। ठीक है, मत को वत हो जाता है यानी कि मैं को वह हो जाता है। समझ गए? लेकिन ये विशेष प्रकार के जो हमारे 5 वर्ण हैं, यव, भूमि, कर्मी, उर्मी और गुरुत, और ये विध्वंस, विध्वंस हो या विदुष हो, यदि आपको ये मिल जाते हैं तो यहाँ पर मत को मत ही रहता है,
यहाँ पर मत को वत नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर मत के मैं को वह नहीं होता है, यहाँ पर मत के मैं को मैं ही रहता है। ये आपको ये याद रखने हैं, ये विशेष हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम उदाहरण करेंगे तो ये उदाहरण भी लिखवाएंगे, तो या हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये दे दे भूमि प्लस मतुप, इस प्रकार से पूछ ले और आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से मतुप से बना हुआ शब्द कौन सा है। तो यदि भूमि प्लस मतुप, आप ये मत समझ लेना कि उपधा में क्या है, मैं है, तो यहाँ पर वान हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भूमि मान ही रहेगा, समझ गए। तो आपको ये याद रखने हैं 5 शब्द तो ये हैं, यव है, भूमि है, कृमि है, उर्मी है, गुरुत है, और एक ये विध्वंस या विदुष, ठीक है। यदि ये आपको शब्द मिल जाते हैं और यदि आप मतुप का मतुप प्रत्यय प्रयोग करते हो तो मतुप को मत को वत नहीं रहता है, नहीं होता है, यहाँ पर मत को मत ही रह जाता है, मत को मत ही रह जाता है, समझ गए। तो इस प्रकार से हमारा ये जो हमने तद्धित प्रत्यय था हमारा, और तद्धित प्रत्यय में पहला प्रत्यय हमारा मतुप प्रत्यय था, जिसका अर्थ वाला या वाली में निकलता है, ठीक है। अब जो ये यव है, यव में यदि हम मतुप प्रत्यय लगाते हैं तो यव मान बन गया, और यव मान का क्या होता है, तो यव का मतलब होता है जो को यव कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो वाला, या फिर जिसके पास जो है वो, जो वाला, समझ गए। भूमि प्लस मतुप भूमिमान, यानी कि भूमि वाला, ठीक है। इस प्रकार से ये अर्थ निकलते हैं वाला या वाली में। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने आपको बताया कि मतुप प्रत्यय में कहीं कहीं पर मत को वत हो जाता है, वो 2 नियम बताए हैं, दोनों नियम आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। और इसका एक मतुप प्रत्यय का हमने एक सूत्र किया था, तदस्या अस्मिन इति मतुप, तदस्या अस्मिन इति मतुप। ये सूत्र कहता है कि जहाँ पर भी किसी शब्द का अर्थ इसमें है या फिर उसका है या फिर इसमें है, इस अर्थ वाली जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, समझ गए। तो मतुप प्रत्यय के बारे में हमने सभी जितनी भी इसकी डिटेल थी या जितनी भी इसका इतिहास था मतुप प्रत्यय का हमने कर लिया है। हम तद्धित प्रत्यय कर रहे हैं। तद्धित प्रत्यय 5 प्रकार के हमने बताया था, मतुप है, तल है, तवप है, तरप है, तमप है, ठीक है। तो उनमें से हम पहला मतुप प्रत्यय कर रहे हैं, जो हमारा तद्धित प्रत्यय का भेद है, एक मतुप प्रत्यय, ठीक है। और मतुप प्रत्यय का हमने सारी डिटेल, सारा इतिहास बता दिया है। और कल हम क्या करेंगे, कल यानी कि मतलब आने वाली अगली वीडियो में हम मतुप के जितने भी उदाहरण हैं वो सब आपको करवा देंगे। और मैंने पहले ही बता दिया है, जहाँ पर मतुप प्रत्यय लगेगा वो तीनों ही लिंगों में इसका प्रयोग होता है, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारा मतुप प्रत्यय की क्या कंडीशन है। सबसे पहले हमने इसका सूत्र किया था, ठीक है। सूत्र करने के बाद हमने इसमें क्या देखा, इसमें देखा कि तत्स्यास्मिन इति मतुप, इसका ये सूत्र था। और फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि मतुप प्रत्यय जहाँ लगता है वहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है, मतुप को क्या हो जाता है, मतुप के मत को वत हो जाता है, समझ गए। मतुप को क्या हो जाता है, यानी कि मतुप का जो शेष मत बचता है वहाँ पर मत को वत हो जाता है। 2 प्रकार के नियम बताए हैं, वो नियम क्या है। पहला नियम तो क्या था मत को वत करने का, पहला क्या था, पहला तो ये था यदि आपको किसी शब्द के अंत में या उपधा में ए, आ और मैं ये 3 वर्ण मिल जाते हैं तो वहाँ पर मत को वत हो जाता है, ठीक है। दूसरा नियम हमारा ये था कि जहाँ किसी भी शब्द में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 वर्ण मिल जाते हैं तो वहाँ पर मत को वत हो जाता है, ठीक है। फिर हमने विशेष प्रकार के
5 6 शब्द बताए थे, जिसमें हमारा यव है, भूमि है, कर्मी है, उर्मी है, गुरुत है, विध्वंस विदुष है या विध्वस है। ये शब्द यदि आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर मत को वत नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर कंडीशन पूरी है, पहले नियम की और दूसरे की, लेकिन ये 5 शब्द ये 5 या 6 ये ऐसे शब्द हैं जो आपको अपने दिमाग में फिट कर लेने हैं कि यहाँ पर मत को मत ही रहता है, यहाँ पर मत को वत नहीं होता है। ठीक है। और मतुब का हमेशा ये अर्थ वाला या वाली में निकलता है। और कल हम या फिर आने वाली अगली वीडियो में हम आपको मतुब प्रत्यय के जितने भी उदाहरण हैं वो सब करवाएंगे। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। आपको अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और कंठस्थ जितना भी हो सकता है कंठस्थ आपको करने हैं। तो अब मिलते हैं आपको अगले उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।